आपको भी सुनाई दिया कि इंडी गठबंधन में राहुल गांधी को नेतृत्व लेकर के सबने सवाल उठाया है। राहुल जी का कोई विकल्प नहीं है। No, Mamta Didi is an absolute integral part of the India Alliance. She's one of the tall leaders of India. हमारा जो गठबंधन है हमारे संविधान और हमारे जनता की आवाज़ के लिए लड़ रहा है। ममता दीदी तो हमारी बहुत करीबी है, उत्कृष्ट नेता भी है। आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो कांग्रेस का 10% है बीजेपी के आमने सामने। हमारा आप देखें बीजेपी आमने सामने तो 70% से हमने उनको मारा है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। 3 दिसंबर को लोकसभा में शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल शुरू हुआ तो कई लोगों ने सीट को लेकर नाराजगी जाहिर की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा में दाखिल होते ही कहा, धन्यवाद कांग्रेस। उनकी नाराजगी सीट को लेकर थी। पहले उनकी सीट 8वें ब्लॉक में राहुल गांधी के करीब थी, अब 6वें ब्लॉक में है। सीट को लेकर अखिलेश की नाराजगी एक झलक भर है। पूरी कहानी ये है कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। ऐसा लगता है कि गठबंधन में दो खेमा बन गया है, एक कांग्रेस का और दूसरा तृणमूल कांग्रेस का। दीदी गठबंधन के नेतृत्व की दावेदारी ठोक चुकी हैं और उन्हें लगातार दूसरी विपक्ष की पार्टियां का समर्थन भी मिल रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस अलग थलग पड़ रही है। तो क्या ये विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का साइड इफेक्ट है या इफेक्ट है? आज इसी पर मुकाबला करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जर्नलिस्ट फ्रेंड होंगे हर्षवर्धन त्रिपाठी और विनोद अग्निहोत्री, लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए। इन 6 तस्वीरों को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया गठबंधन में चल क्या रहा है। हाल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन पर दावेदारी ठोकी तो उन्हें उद्धव ठाकरे, शरद पवार का साथ मिल गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच पहले से ऑल इज वेल नहीं होने के संकेत मिल रहे थे। अब तकरार और धारदार हो गई है। उधर समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी से बाहर होने का मन बना लिया है। इंडिया गठबंधन में दरार उस वक्त गहरी हो गई जब अदानी के मुद्दे को लेकर संसद में हंगामा कर रहे कांग्रेस को ममता बनर्जी की पार्टी ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों की नसीहत दी और फिर ममता बनर्जी ने गठबंधन के नेतृत्व पर दावा ठोक दिया। जिस व्यक्ति का स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया हो, जिसने नरेंद्र मोदी जी और उनके बीजेपी को बार बार मुंह की खिलाई हो, जो 2011 से एक सफलता मुख्यमंत्री में से एक है, जिन्होंने जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से लेके अब तक जितनी बार वह बंगाल गए हैं उतनी बार और बुरी तरीके से हारे हैं। यहाँ तक कि बाई इलेक्शन में उनकी भी सीट हमने लेकर के छक्का मार के 6-0 से बाई इलेक्शन में बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को हमने पश्चिम बंगाल के बाउंड्री के बाहर पूरा है। तो जिस आदमी में क्षमता है उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। और आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो कांग्रेस का 10% है बीजेपी के आमने सामने। हमारा आप देखें बीजेपी आमने सामने तो 70% से हमने उनको मारा है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने इशारों में ममता बनर्जी के दावे का समर्थन करने में देर नहीं लगाई। No, Mamta Didi is an absolute integral part of the India Alliance. She's one of the tall leaders of India. And in a vibrant democracy, there's a very big role and responsibility for the opposition. So clearly, if she wishes to take more responsibility, we'd be overjoyed. हमारा जो गठबंधन है हमारे संविधान और हमारे जनता की आवाज़ के लिए लड़ रहा है। ममता दीदी तो हमारी बहुत करीबी है, उत्कृष्ट नेता भी है। वैसे ही केजरीवाल साहब अभी चुनाव में दिल्ली में उतरेंगे तो ये सारे लोगों में बातचीत हो और आगे आज संसद में सदन के भीतर से लेकर बाहर तक कांग्रेस ने एक बार फिर अदानी के मुद्दे पर सरकार को घेरा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने किसानों के मुद्दे को प्राथमिकता दी। स्वाभाविक है, जब किसानों पे हमला होगा, अत्याचार होगा, अन्याय होगा, फायरिंग होगी, तो समाजवादियों के लिए उससे महत्वपूर्ण कोई दूसरा मुद्दा नहीं है।
और समाजवादी पार्टी लगातार मांग करते रहे जब से रिपोर्ट आई है स्वामीनाथन जी की कि किसानों को स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट के हिसाब से 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिलना चाहिए और समर्थन मूल्य केवल आश्वासन से नहीं बल्कि कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। गठबंधन में दरार की एक किश्त महाराष्ट्र में भी नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी से बाहर होने का मूड बना लिया है। उद्धव की पार्टी और अखिलेश की पार्टी में तू मैं बढ़ गई है। मैं उन पे ज़्यादा बयान नहीं देना चाहता। वो कभी कभी भाजपा की बी टीम यानी यहाँ क्या अखिलेश जी के नहीं, अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं वो हमने पहले भी देखा है। और इस चुनाव में भी मुझे ज़्यादा बोलने के लिए आप इस पर ना लाइए। उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल का जो ट्वीट था वो पहले भी करते हैं, लेकिन हमारा जो हिंदुत्व है स्पष्ट है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हिंदुत्ववादी नहीं है। हमारा हिंदुत्व घर में चूल्हा जलाने वाला हिंदुत्व है, हाथ को काम देने वाला हिंदुत्व है, हृदय में राम और हाथ को काम, ये करने वाला हिंदुत्व। और हम स्पष्ट है, हमारा हिंदुत्व सबको साथ में लेके चलने वाला है। महाविकास अघाड़ी का एक घटक ये बोलता है कि 6 दिसंबर को अखबार में ऐड देता है, बयान देता है कि बाबरी मस्जिद डिमालिश करने वालों को बधाई, आपने अच्छा काम किया। तो फिर मैं समझता हूँ कि महाविकास अघाड़ी आगे नहीं चलने वाली है। कांग्रेस भी उनको साथ अगर देगी तो कांग्रेस भी कम्युनल पार्टी बन जाएगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उनके साथ नहीं हूँ। जब आप बोलिए ना, जब महाविकास अघाड़ी एक सेकुलर पार्टी है और वो इस तरह की बात करेगा हमारा हिंदुत्व का मुद्दा बिल्कुल कायम है, हम उस हिंदुत्व मुद्दे पर चलेंगे, करकरों को बुला कर नसीहत देंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम तो कभी नहीं रह सकते उसमें। इंडिया गठबंधन के घमासान पर बीजेपी कांग्रेस को नसीहत दे रही है। देखिए, कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन में क्या चलते हैं, हम उसमें कोई हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। लेकिन हमको भी सुनाई दिया कि इंडी गठबंधन में राहुल गांधी को नेतृत्व लेकर के सबने सवाल उठाया है और कहा है कि राहुल गांधी से इंडी गठबंधन नहीं संभाला जाता है, उसके पास नेतृत्व का कोई क्वालिटी नहीं है। और चेहरा राहुल गांधी जी बहुत कुशलता से नेतृत्व कर रहे हैं और आज मैं स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा राहुल जी का कोई विकल्प नहीं है। आज अगर वो अब की बार 400 पार का उन्होंने जो नारा दिया है, अगर 240 में हमने रोका है तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी की जो मेहनत, संविधान बचाओ यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, उसकी जो भूमिका है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। इंडिया गठबंधन तैयार किया गया था बीजेपी से लड़ने के लिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी और विनोद अग्निहोत्री यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। सिद्धार्थ यादव हैं भाजपा के प्रवक्ता, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से, पंकज शर्मा राजनीति विश्लेषज्ञ हैं और सोफिया खान भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं उनके पास जाऊंगी बस 30 सेकंड में, लेकिन उससे पहले मुकाबला में आज का सवाल है, क्या विपक्ष को लगने लगा है कि मोदी को हराना मुश्किल है? क्या ज़्यादातर विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा? क्या कांग्रेस को पूरी तरह अलग थलग करने की तैयारी हो रही है? क्या ममता बनर्जी राहुल गांधी पर भारी पड़ रही हैं? तो यही मेरा सवाल रहेगा जूही सिंह से। क्या ये अंडरस्टैंडिंग अब हो रही है इंडिया ब्लॉक में कि राहुल गांधी इसके मुखिया नहीं हो सकते हैं? हमने चुनाव संविधान बचाने के लिए जनता के विभिन्न मुद्दों पर लड़ा था, इंडिया गठबंधन के साथ ही लड़ा है और उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही मजबूत जीत दर्ज की, जहां भारतीय जनता पार्टी को ऐसी जगहों पर हराया कि भारतीय जनता पार्टी सोच भी नहीं सकती थी कि हम इन जगहों पर हारेंगे, चाहे वो अयोध्या हो, चित्रकूट हो, श्रावस्ती हो, बाराबंकी हो, बहुत सारी ऐसी जगहें थी। उसके बाद हमने देखा कि इस हार से भारतीय जनता पार्टी किस तरह हड़बड़ाई थी और जो उपचुनाव में किस तरह से शासन और प्रशासन का एक दुरुपयोग हुआ। संसद में हम मुद्दे उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। आज का मुद्दा किसान का हमने उठाया, उसके पहले संभल पे हुई हिंसा को हमने उठाया। उत्तर प्रदेश में जो भी संवेदनशील मुद्दे उठ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लिए जो भी आवश्यक है वो हम उठाते रहते हैं। इसमें सत्ता के लिए केवल हम लोगों ने हाथ नहीं जोड़ा है, उन ताकतों को हटाने के लिए जो मुझे लगता है कि अभी बात हो रही थी, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम एक समाजवादी देश हैं जिसमें सबको अधिकार मिले, न्याय मिले और वही स्थापना कायम रहे, इस बात के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं अपने गठबंधन। इंडिया ब्लॉक की कमजोर कड़ी है कांग्रेस?
कोई भी अगर गठबंधन होता है, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी क्या मानेगी कि ओम प्रकाश राजभर या फिर अनुप्रिया पटेल जो समय समय पर आरक्षण के मुद्दे उठाते रहते हैं, उनको चिट्ठियां लिखते रहते हैं। अनुप्रिया पटेल तो मंत्री होते हुए भी उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज उठाती हैं कि मेरे एक कार्यकर्ता के ऊपर अत्याचार हो रहा है। निषाद पार्टी समय पर लिखती रहती है कि आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है। तो हर गठबंधन जो मुद्दों पर चुनाव लड़ता है उसमें इस तरह के मुझे लगता है डिफरेंसेस होते रहते हैं। बाकी कौन नेतृत्व करेगा कौन नहीं करेगा, ये हमारा मुद्दा नहीं है, क्योंकि एक विचारधारा और समान मुद्दों के चलिए। साथ लेकर हम आगे बढ़ें, तो इसके यही इसमें जरूरी है। उस भाजपा इतना क्यों गठबंधन परेशान हो रही है सिद्धार्थ यादव? वो उनका इशू है, वो अपने घर को संभाल लेंगे। अरे जी, हम इनके घर के इशू को लेकर के परेशान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता अगर है तो केवल इतनी है कि देश की संसद, जहां पर देश की जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजती है, वहां पे ये सारे दल अपनी-अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अलग-अलग विषय के कारण से अलग-अलग अपना पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर के संसद को हॉस्टेज बनाते हैं और देश के विषयों पर जो महत्वपूर्ण चर्चा होनी चाहिए उसमें भाग नहीं लेते। इससे देश का नुकसान होना चाहिए। आप मुझे याद करके बताइए, देश के डेवलपमेंट को लेकर के लास्ट हमारी सेशन में कौन सा अच्छा बिल पेश हुआ था जिस पे कोई कंस्ट्रक्टिव डिबेट में विपक्ष शामिल हुआ हो? अभी बैंक रेगुलेशंस की चर्चा सदन में पेश है, उस पर कोई ये चर्चा कर रहे हो? आईटी को लेकर के इतनी चर्चा हुई, उस पर कभी ये चर्चा कर रहे हो? पर समाजवादी पार्टी कहती है कि कांग्रेस का मुद्दा खराब है, कांग्रेस कह रही है समाजवादी पार्टी का मुद्दा खराब है, पर दोनों अपने एजेंडा को लेकर के हमारी देश की संसद को हॉस्टेज बना ले, ये कितना जरूरी है? रही बात इनके घर की, तो चिंता हमारी नहीं है। ये तो अलग-अलग चुनाव में भी हमने देखा है। चिरकुट-विरकुट आपस में बोलने वाले यही लोग थे। एक दूसरे को छुटपैया नेता बोलने वाले यही लोग थे। अखिलेश-वखिलेश कहने वाले यही लोग थे। कोई चुनाव इनके गठबंधन के फॉर्म होने के बाद ऐसा नहीं गया देश में, जहां सीट शेयरिंग को लेकर के इनके झगड़े आपस में नहीं हुए हो। क्या नहीं ममता दीदी ने बंगाल के अंदर कह दिया था कि हम तो इतने पे लड़ेंगे, लड़ना है, साथ आना आ जाओ, नहीं आना नहीं आ जाओ। हाँ, तो अधीर ममता रंजन दीदी चौधरी और मोर्चा खोल करके कांग्रेस रखे का रहे। तो गठबंधन भी नहीं हुआ था बंगाल में, वही, लेकिन तो सोफिया तभी तो। खान, ममता बनर्जी को ऐसा क्यों लगता है और उनकी पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि वो नेतृत्व कर पाएंगी? नमस्कार आप सभी को। देखिए, इंडिया गठबंधन का एक ही उद्देश्य था कि देश के लोकतंत्र को बचाना, देश की एकता को जोड़े रखना। तो इसी उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़े थे और उसमें ममता बनर्जी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया था। तो मुझे लगता है कि अगर ये हम इसको ईगो और अहम को अगर हम अपने दरकिनार कर दें और इस बात पर हम सोचें कि हम बीजेपी को टक्कर कौन दे सकता है। आज बीजेपी चूंकि एक रूलिंग पार्टी है और 10 वर्षों से वो राज कर रही है, सत्ते पर है। मुझे लगता है कि अगर हमें सेक्युलरिज्म को बचानी है तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा कि अगर कोई आड़ी चोटी से किसी ने अगर टक्कर दिया है बंगाल, पूरे देश की अगर हम बात करें, अगर हम रेशियो की तुलना करें तो बंगाल में ममता बनर्जी थी। वो हर एक चुनाव, कोई एक चुनाव नहीं बल्कि 2011 के बाद से ही आप देख सकती हैं कि तीसरी बार सत्ते पर आई, मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद अभी उपचुनाव हुआ था हाल में ही, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, उपचुनाव हुआ, महीने भर भी नहीं हुआ, जहां पर 6 के 6 सीट जो है ममता बनर्जी के ही झोली में आई। तो और अगर दूसरी तरफ हम देखें, अगर हम कांग्रेस की बात करें या अन्य किसी पार्टियों की बात करें तो भाजपा खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र के जीत के बाद मुझे लगता है कि थोड़ी सोचनी चाहिए सारे गठबंधन के लोगों को, जितनी भी पार्टियां हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फूट वाली बात है या कोई अहम वाली बात है। थोड़ा पीछे जहां आकर तक के ये देखना पड़ेगा कि अगर गठबंधन में आपके पास जरूर 100 सीटें हो गई हों लोकसभा में, लेकिन जब डायरेक्ट कॉन्टेस्ट हो रहा है या हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, वहां पर कांग्रेस ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही है और इसकी वो एक वीकलिंग बनती जा रही है। विनोद अग्निहोत्री जी, सवाल। महाराष्ट्र में तो 3 पार्टियां थी मिलकर के। देखिए, उससे पहले मध्य प्रदेश, हाँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की आप बात कर सकती हैं, दिल्ली कर सकते हैं। देखिए, राजनीति जो है कोई धर्म खाते का खेल नहीं है। राजनीति सत्ता पाने और सत्ता खोने का खेल है और उसके लिए जो गठबंधन बनते हैं वो इस हिसाब से बनते हैं कि कौन सत्ता की भागीदारी दिलाने की गारंटी दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। जो बीजेपी के साथ अलायंस कर रहा है, जिन पार्टियों ने किया है, उनको लगता है कि बीजेपी उनको सत्ता में बनाए रख सकती है, तो आज वो बीजेपी के साथ हैं। जो कांग्रेस के साथ आए थे, इंडिया गठबंधन जब बना था, चूंकि वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती, तृणमूल कांग्रेस नहीं जा सकती,
आरजेडी नहीं जा सकती, आम आदमी पार्टी नहीं जा सकती, तो उनकी राजनीतिक मजबूरी है कि जो बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा दल कौन सा है, कांग्रेस पार्टी है, तो वो कांग्रेस के साथ गए। अब समस्या ये आई कि लोकसभा में प्रदर्शन अच्छा रहा अपेक्षाकृत, पहले की अपेक्षा, तो सब जुटे, लेकिन जब हरियाणा और महाराष्ट्र में प्रदर्शन गड़बड़ाया तो जाहिर है आवाज़ उठनी शुरू होगी। ये हमेशा होता है। जब 2004 का चुनाव बीजेपी हारी तो एनडीए बिखरने लगा था, 2014 में यूपीए जब कांग्रेस हारी तो यूपीए बिखरने लगा, 2018 आते आते अब याद देखिए चंद्रबाबू नायडू छोड़ के चले गए थे एनडीए, उनको तो ये राजनीति में दलों के साथ ये उनकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। कांग्रेस पार्टी जीत का चुंबक जब तक नहीं बनेगी तब तक उसके जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो इस तरह से उसको पंकज शर्मा रहेंगे, उसको जीत का चुंबक बनना, जैसे बीजेपी आज जीत का चुंबक है ना, इसलिए उनके गठबंधन के सहयोगी दब करके रहते हैं। कांग्रेस जिस दिन जीत का चुंबक बनने लगेगी तो उनके सहयोगी दब के रहेंगे। पंकज शर्मा जी, इसी का जवाब दीजिए कि कांग्रेस जीत का चुंबक क्यों नहीं बन पा रही? देखिए, किसी राजनीतिक दल का काम सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होता है, और चुनाव किसी भी तरह जीता जाए प्रपंच से साम दाम दंड भेद से, ये राजनीतिक दल का काम राजनीति करने के साथ साथ सामाजिक सरोकार भी है। इंडिया समूह में कांग्रेस की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन इंडिया समूह के जो बाकी राजनीतिक दल हैं उनकी भी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। मैं मानता हूं कि कुछ कमियां रही हैं। पिछले साल सितंबर में इंडिया समूह की समन्वय समिति बनी थी, 14 सदस्य थे उसमें, उसकी कितनी बैठकें हुई कोई बताए। 1.25 साल पहले इंडिया गठबंधन की प्रचार अभियान समिति बनी, सोशल मीडिया कार्य समूह बना, मीडिया का एक कार्यदल बना। उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ है और 10 प्रदेशों में विधानसभाओं के चुनाव हो चुके हैं। लेकिन ये सब जो कार्यदल, ये सब जो कार्य समूह थे, ये जो अभियान समिति थी, इसकी कितनी बैठकें हुई, इन्होंने क्या भूमिका अदा की, कैसी भूमिका अदा की, इस पर कोई विचार होना चाहिए था, शायद नहीं हुआ। लेकिन इंडिया समूह के सभी राजनीतिक दलों को, सभी, कांग्रेस की भले ही जिम्मेदारी ज्यादा है, लेकिन ये सोचना होगा कि इंडिया समूह में 37 राजनीतिक दल हैं। इंडिया समूह के पास देश भर में 1658 विधायक हैं। संसद में, लोकसभा में उसके 238 सांसद हैं, राज्यसभा में 87 सदस्य हैं, और इसके अलावा विधान परिषदों में 96 सदस्य हैं। महानगर पालिकाओं, नगर निगमों, नगर पालिकाओं के पार्षद अलग से हैं, जिला परिषदों के सदस्य भी हैं। तो ये जो 10 साल से अमृत काल जो चल रहा है ना राजनीति का, इसमें इतने बड़े बड़े राजनीतिक संसाधनों के बावजूद जो मोदी जी के पास हैं, अगर इंडिया समूह फिर भी इतना मजबूत है और इतना रिसोर्सफुल है, तो उसको कुछ लोगों की करतूतों के कारण तितर बितर होने से बचाना चाहिए। अगर नहीं बचाया तो ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य होगा। इस पर सारे राजनीतिक दलों को इंडिया समूह के विचार करना होगा। अकेले कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है, कांग्रेस की जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन अकेले कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है, सबको भी सोचना होगा। कभी कोई उत्तर प्रदेश में तैयार नहीं होता है। देखिए, ये ठीक है, पंकज जी कांग्रेस की शुभेच्छा में बहुत कुछ कह गए, लेकिन सवाल तो यही है ना, आप कह रहे हैं कि इतने विधायक, सांसद, पार्षद सब जीते, और लोकसभा सत्र शुरू होने के पहले किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, खरगे जी की या राहुल गांधी की? कौन, किसको सबसे बात करना चाहिए था? आखिर नेता के तौर पर विपक्ष में कोई एक धुरी क्यों नहीं बन पा रही, कोई एक एपी सेंटर क्यों नहीं तैयार हो रहा है? और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, अब ये तो कह के काम नहीं चलेगा, खरगे जी अध्यक्ष हैं, तो क्या राहुल गांधी वो जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं? और आप कह रहे हैं कुछ लोगों की वजह से टूट जाता है, तो कौन लोग हैं उनको भी बता दीजिए। हर्षवर्धन जी, ये बताइए कि ममता बनर्जी का शुरू से इंडिया समूह में इस तरह का सहयोग असहयोग रहा? अखिलेश खुद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कितनी सीटें देने को तैयार हो रहे थे? तो मेरा कहना यह है कि जब तक सब अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करेंगे, तब तक नरेंद्र भाई मोदी की भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना बहुत आसान नहीं होगा। जिस मूल मकसद से इंडिया समूह का गठन हुआ वो क्या है कि देश को भारतीय जनता पार्टी के कुराज से मुक्ति दिलानी है। देखिए, कुराज से मुक्ति कैसे दिलाएंगे? एक थोड़ा सा ना, ये मुझे लगता है कि देखिए, ममता बनर्जी गठबंधन की नेता नहीं हो सकती, ये मैं मानता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि बड़ा दल होने के नाते कांग्रेस ही उसकी धुरी होगी, लेकिन
ममता बनर्जी से या दूसरे लोगों से बेहतर तो अखिलेश यादव दिखते हैं। आप यहां कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने सहयोग न किया हो तो कांग्रेस पता नहीं एक भी जीतती या न जीतती, तो कैसे आप कह रहे हैं? और अखिलेश यादव ने लगातार एक तरह से कहें कि अपने हिस्से से सीटें निकाल कर उनको दी, क्या परफॉर्मेंस थी कांग्रेस पार्टी की? तो मुझे लगता है कम से कम ये ब्लेम गेम ये तो नहीं होना चाहिए ना। और मैं ये मानता हूं कि ममता बनर्जी इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने कांग्रेस और कम्युनिस्टों के साथ नहीं ठीक से किया, लेकिन अखिलेश यादव तो सहयोग लेकर चल रहे हैं ना। और वो क्या करें? क्या वो अपनी पार्टी एकदम से आधी कर लें? ताकत उनकी है, उनके पास 32-35% मत हैं, वो छोड़ दें और कांग्रेस पार्टी को दे दें। मेरा तो ये मानना है कि अगर गठबंधन का नेता कोई विपक्षी गठजोड़ का हो तो अखिलेश यादव ज्यादा बेहतर नेता हो सकते हैं। मैं हर्षवर्धन जी, अभी जो विधानसभा के उपचुनावों में हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीटें देने को तैयार नहीं हुई और जब कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया कि चलिए आप ही जूही सिंह इसका जवाब दीजिए जो पंकज शर्मा बोल रहे हैं। देखिए माया जी, समाजवादी पार्टी क्या करने को तैयार थी और कांग्रेस क्या सुनने को तैयार थी, ये मुझे लगता नहीं पंकज शर्मा जी के नॉलेज में है। और न मैं इस यहाँ पर बताना चाहूंगी, ये एक सहयोगी दल की मर्यादा है। हमने लोकसभा का चुनाव साथ लड़ा, बेहतरीन तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का सपोर्ट किया और कांग्रेस ने हमारा सपोर्ट किया। आगे भी हर गठबंधन धर्म को हम निभाना जानते हैं। जहां तक ये बात कही कि कोई भी ये हम लेकर चलते हैं कि ये वोटर समाजवादी पार्टी का या इंडिया ब्लॉक का है और ये भारतीय जनता पार्टी का, ऐसी स्थिति है नहीं। लोगों के मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश में निरंतर अत्याचार, सरकार की संवेदनहीनता, हमारे रिजल्ट्स, पेपर लीक, बहुत सारे मुद्दे हैं जो किसान का मुद्दा उभर रहा है। इन सब मुद्दों का मद्देनजर और एक और मारिया जी, बस एक करेक्शन मैं और करूंगी कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हैं, ये बैंकिंग अमेंडमेंट्स पे जब पेश किया जा रहा था, शायद इनको पता नहीं है समाजवादी पार्टी संसद में मौजूद थी, हमारे सांसदों ने इस पे वक्तव्य दिया। तो हर बार ये ढूंढना जरूरी नहीं है कि कौन संसद में आपका सहयोग नहीं कर रहा है। बहुत सारे ये समाजवादी पार्टी की जूही सिंह, उनका कहना सही है, साफ तौर पर ये है विपक्ष मौजूद था कि हाँ, तो कि अगर ये कहना कि सारे विपक्ष एक साथ बॉयकॉट करें वो सही नहीं है। विपक्ष में बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो चाहती भी हैं कि संसद चले। जी, बैंकिंग विधेयक में तो विपक्ष ने भाग लिया, उसमें भाग क्या कहते हैं गौरव गोगोई ने भी भाषण दिया, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भाषण दिया। मैं जवाब सिद्धार्थ जी गलत उदाहरण दे गए। मैं बात कर पंकज जी ने जैसे जो बताया ना कि इतनी कमेटियां हैं, इतना वो बना ये बना, तो मेरा ये सवाल है कि जिम्मेदारी किसकी है इनको बैठक बुलाने की? खड़गे जी अध्यक्ष चुने गए इंडिया गठबंधन के, लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की एक भी बैठक हुई क्या? नहीं हुई। किसकी जिम्मेदारी है? इंजन की जिम्मेदारी होती है ट्रेन को चलाना, डब्बों की नहीं होती है। और कांग्रेस पार्टी अगर इंजन है तो इंजन की तरह व्यवहार करे, ये किसकी किसी और को ड्राइवर दे नहीं, मैं कह रहा हूं। और दूसरी बात ये है कि जितनी कमेटियों की बात पंकज जी ने की है, उन कमेटियों में ज्यादातर जो है कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। वो बैठकें क्यों नहीं हो रही हैं भाई? आज एनडीए की अगर बैठक होगी तो बीजेपी की पहल से होगी। अनुप्रिया पटेल नहीं बुला सकते एनडीए की बैठक, या चंद्रबाबू नायडू नहीं बुला सकते एनडीए की बैठक। वैसे ही इंडिया गठबंधन की बैठक कांग्रेस की पहल पर होगी, अगर होगी वो जरूरी है। आप बड़े हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। मैं तो खुद कह रहा हूं, मैं विनोद जी की बात से सहमत हूं कि कांग्रेस ने इस मामले में जो खामियां रही हैं वो कांग्रेस की खामियां हैं और कांग्रेस को इन कमियों को दूर करना चाहिए। आज इंडिया समूह में जो भीतर इस तरह की बातें हो रही हैं, उसके पीछे कारण ही ये है कि पिछले 1.25 साल में जिस तरह की समितियां बनी, कार्यदल बने, कार्य समूह बने, उन्होंने शायद अपनी भूमिका पूरी तरह नहीं निभाई। वो लोग हैं जिनकी वजह से ये भूमिका पूरी तरह नहीं निभाई जा सकी, उनकी देखें, शीर्ष नेतृत्व देखें। मेरा कहना यह है कि कांग्रेस की अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन बाकी जो इंडिया समूह के राजनीतिक दल हैं उनकी भी जिम्मेदारियां हैं। और अगर वो गंभीरता से काम नहीं लेंगे और इसी तरह सब चलेगा तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी। जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रही है? बार बार ये कहना कि ममता की जिम्मेदारी है या अखिलेश यादव की जिम्मेदारी, यही भी विनोद अग्निहोत्री जी पूछ रहे हैं आपसे बार बार कि अगर इंजन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए तो वो ट्रेन कैसे चलेगी? बार बार ये कहना है कि कोई और डिब्बे में जो है वो ही अपने आप सीधे चले जाएं तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा ना। नहीं, मेरा मतलब जूही जी से सवाल ही है ये कि क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह के संयोजन की जरूरत है,
राहुल गांधी की मुश्किल ये है कि ऑन ऑफ पॉलिटिक्स करते हो, चाहे आप जो कहिए। अगर इस लोकसभा सत्र के पहले ये अडानी की जिद छोड़कर सारे दलों को एक साथ लेकर, चाहे संबल हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, जिसको भी आप मुद्दा मानते हैं, उसको लेकर चलते तो संसद में ज्यादा प्रभावी होते। ये जो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का अपना एक एजेंडा रहता है, वो पूरे विपक्ष को कमजोर कर रहा है। क्या अखिलेश यादव अगर उस जगह पर होते तो ज्यादा बेहतर निर्णय लेते? समाजवादी पार्टी एक गठबंधन में है और इंडिया ब्लॉक के साथ है। साथ ही समाजवादी पार्टी संसद में मुद्दे उठा रही है, चाहे वो संभल का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, चाहे हमारे सारे सांसद जो उनके क्षेत्रीय मुद्दे हैं या उनकी कंस्टिट्यूएंसी से जुड़े हुए मुद्दे हैं। संयोजन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये निर्णय मेरे ख्याल से वो स्टीयरिंग कमेटी लेगी। हम एक सकारात्मक राजनीति करते हैं और जहां हमें लगता है मैं कि बहुत इस सारे पे थोड़ा ऐसे सा आपको मुद्दे आते हैं याद जहां दिलाऊं। अंतर्राष्ट्रीय तरीके से रामगोपाल जी ने कहा है, रामगोपाल जी ने कोई कहा यूनाइटेड समाजवादी करने पार्टी की की नाराजगी है। आप कोई एंकर मत मुद्दा play उठाया करिए, हमारे जाता ऐसे तो play तो करने उसका दीजिए। प्रभाव ज्यादा होता ना। अगर कोई भी इशू अगर आप लोग सब यूनाइटेडली उठाते, सब लोग अपना अपना राग क्यों कर रहे हैं, उसके वजह से तो हमारे इशू तो लिए डिरेल हो मुद्दे जा रहा है। महत्वपूर्ण है। नहीं, ये कैसे एक व्यक्ति, चाहे एक व्यक्ति हो, 37 सांसद हो, 100 सांसद हो, जो भी मुद्दा अगर देश के लिए महत्वपूर्ण है तो एक भी सांसद उठाए, उतना ही महत्वपूर्ण होगा। वहां जाकर के कोई हमें संख्या दल बल का तो प्रदर्शन करना नहीं है। संसद है, अगर जिम्मेदार संसद है तो बिल्कुल उठाएंगे और मुद्दे सुने भी जाते हैं। हमने संबल पे डिस्कशन की मांग की, हमने अवधेश प्रसाद जी की जो सीट बदली गई है उस पर भी स्पीकर साहब से बात की। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हम साथ अगर रहते और आगे क्या भारतीय जनता पार्टी के इन मुद्दों को अपोज कर रही है जो हम उठा रहे हैं, क्या संबल की पूरे मुद्दे पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए था? क्या अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय मसला कल को आता है और समय समय पर आता है तब भी हम किसी भी सवाल सरकार ये का जो है, केंद्र होता सोफिया है, खान से भी मैं पूछूंगी कि आपकी जो बेसलाइन थी वो एकता थी, यूनिटी, इंडिया, इसीलिए आपने नाम दिया था, फिर तो सुर अलग अलग क्यों हो गए? अगर संबल का ही मुद्दा अगर उस पर कांग्रेस भी सपोर्ट करती तो शायद ज्यादा इम्पैक्टफुल होता। आप ये लड़ाई बहुत बड़ी है। 2024 में जो गलतियां हमसे हुई, मुझे लगता है वो फिर से दोहरानी नहीं चाहिए। सबके अपने मुद्दे हैं, अलग अलग क्षेत्र, so we talked about unity और एकता तो आई है, मुद्दे थोड़े ही बदलते हैं। सोफिया, तो देखिए लड़ाई बहुत बड़ी है जी। सोफिया, देखिए लड़ाई बहुत बड़ी है। मुझे लगता है 2024 में जो इंडिया गठबंधन से जो भी गलतियां हुई, मुझे लगता है वो दोहराना नहीं चाहिए। अभी भी हमारे हाथ में 2-3 साल है, 2029 के चुनाव तक हम लोगों को ऐसी तैयारियां कर लेनी चाहिए। जैसे मैंने भी पहले भी बोला कि ये लड़ाई अहम की नहीं है, ईगो की नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की को बचाने की लड़ाई है। और उसके लिए हमें लगता है कि हमें उसी चेहरे को चुनना चाहिए जो ज्यादा सक्षम हो, जो ग्राउंड लेवल में जिसने जीत ज्यादा दिलाई है। तो अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी का अगर आप उठाकर देखिए सारे आंकड़े तो आपको समझ में आएगा कि ममता बनर्जी ने हर बार जो है वो बहुत ज्यादा बहुमत के साथ जीत दिलाई है, वो विधानसभा हो या लोकसभा हो या उपचुनाव हो। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आने वाले समय में देखिए ज्यादा चेहरे हैं नहीं। इससे पहले हम कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल कहीं किसी हद तक एक प्रॉमिसिंग चेहरा थे, लेकिन आज चीफ मिनिस्टर, आज मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद वो इस रेस से हट चुके हैं कहीं ना कहीं। तो आज जनता को बदलाव चाहिए, जनता को बदलाव चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 3 बार हराया है, लोकसभा में, विधानसभा में। जनता को बदलाव के लिए आप कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ऊपर भरोसा जो है वो हटता नजर आ रहा है। इसीलिए अगर कोई अभी के दौर पे अगर कोई एक चेहरा है तो वो ममता बनर्जी के ऊपर सवाल। सोफिया जी, विनोद जी का सवाल सुन लीजिए। सोफिया जी, मैं कह रहा हूँ कि ममता जी बहुत फाइटर हैं, सही बात है, स्ट्रीट फाइटर हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बनाई, उसके बाद बीजेपी का मुकाबला किया, पहले लेफ्ट का किया, ये सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के बाहर कहाँ उनकी अपील है? आसाम लड़के देख लिया उन्होंने, त्रिपुरा लड़के देख लिया, गोवा लड़के देख लिया, कहाँ अपील है? एक सीट नहीं जिता पाई पश्चिम बंगाल के बाहर। तो उसका नेता, तो एक इंडिया गठबंधन का नेता, कोई ऐसा नेता हो ना जिसकी अपील पैन इंडिया हो कम से कम। बंगाल में भी कहाँ किसी को जोड़ पाए, कांग्रेस और कम्युनिस्टों को साथ ये भी तो है ना। बात कर रहे हैं ना हम, यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बात हो रही है। यहाँ पर ममता बनर्जी एक अकेली जाकर वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे ऐसा नहीं है। यहाँ अगर बात इंडिया गठबंधन की हो रही है तो इंडिया गठबंधन में सब बराबर हैं।
यहाँ पर कौन किसने कहाँ क्या सीट जीता उसकी बात नहीं है, लेकिन अगर हम सिर्फ बंगाल की बात करें तो बंगाल कोई छोटा राज्य नहीं है, और बंगाल में इतने सारे मुसीबतों के बाद भी अगर ममता बनर्जी टिकी हुई हैं, और मुझे लगता है कि एक महिला है, और इंदिरा गांधी के बाद कोई महिला हमारे देश में उस तरीके से नहीं आ पाई, तो मुझे लगता है उस भावना से भी हमें एक मौका जरूर देना चाहिए कि इस एंगल से भी हम सोच सकते हैं। लेकिन कि मैं ममता आप लोग बनर्जी दोनों से एक पूछूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री आप लोग का फेस पॉलिटिकल होना एनालिस्ट हैं, आपने यूपीए एनडीए सबका फंक्शनिंग देखा है। एक कन्वीनर होता है, एक चेयरमैन होता है, बिल्कुल। तो उस तरह से डुअल पावर सेंटर क्यों नहीं हो सकता इसमें भी इंडिया में? देखिए, पावर सेंटर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कन्वीनर, चेयरमैन और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो हो सकती हैं, और ये बात इंडिया गठबंधन की जो मुंबई की बैठक थी उसमें तय भी हुई थी। आप देखिए, जो जिन कमेटियों के जिक्र कर रहे हैं पंकज जी, वो मुंबई बैठक में ही बनी थी। उसके बाद तय हुआ था एक मैनिफेस्टो होगा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, एक सेक्रेटरिएट होगा, सारी बातें हुई थी, लेकिन वो सब हवा हो गई। मैं यही कह रहा हूँ, और उससे पहले तो लोकसभा चुनाव के बाद निकल चुके थे। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए। इन विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर इंडिया गठबंधन की क्या बैठक हुई? महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी की बैठक होती रही, बाकी जगह कहाँ इंडिया गठबंधन की तरह कहाँ चुनाव लड़ा गया? झारखंड में जेएमएम ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस उसकी पीछे एक जूनियर पार्टनर थी। हरियाणा में कांग्रेस अकेले लड़ रही थी। महाराष्ट्र में 3 दल मिलकर लड़ रहे थे। इंडिया गठबंधन का तो तरीका ये होता कि सारे नेता बैठते, ममता जी जाती वहाँ महाराष्ट्र प्रचार करने, अखिलेश जी झारखंड जाते, हरियाणा आती ममता जी, बाकी लोग जो है सारे राज्यों में जाते। एक्स्ट्रा स्पीकर्स मिलते जो इफेक्टिव होते। उद्धव ठाकरे आते हरियाणा, शरद पवार आते, सुप्रिया सुले आती, तो लगता कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। अभी तो यही तो नहीं, आम आदमी पार्टी को लेने की कोशिश हुई, वो भी नहीं हरियाणा में आप ले पाए। समाजवादी पार्टी को कोई सीट नहीं दी आपने। तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है हर्षवर्धन? ये जिम्मेदारी निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की है, और मैं फिर से कह रहा हूं, राहुल गांधी नेता के तौर पर असफल हो चुके हैं। इसको जब तक कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी, गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। जैसे हम लोग के यहाँ देशज में कहते हैं ना कि गाड़ी के आगे काठ रखा गई है, तो वो काठ राहुल गांधी है। क्योंकि जब तक वो रहेंगे तब तक कांग्रेस में किसी की स्थिति नहीं किसी दूसरे नेता का नाम प्रपोज कर सके। और मैं कह रहा हूं 20 साल की संसदीय राजनीति के बाद सफलता असफलता जोड़ लीजिए, तो चलिए कोई नया चेहरा ही दे दीजिए। आपको लगता है कि प्रियंका को कन्वीनर बनाकर फ्रेश फेस लेकर आना है, वही कर दीजिए। या कोई वरिष्ठ, मैं तो कह रहा हूं अखिलेश यादव को बना दीजिए, वो भी अगर अभी वो संसद आ गए यूपी की राजनीति छोड़ के, आप उनको बना दीजिए। या कोई भी नया चेहरा लाकर आप कुछ दिनों के लिए एक प्रयोग तो करिए। आप वो साहस नहीं कर रहे, कोई साहस नहीं कर रहे। क्यों साहस नहीं कर रही इंडिया ब्लॉक? यही सवाल। शरद पवार उनको बना देते। पवार साहब का थोड़ा स्वास्थ्य वगैरह, मतलब लड़ाई बाकी लड़े, ठीक है, लेकिन सबको एकजुट, मतलब मुझे भी लगता है वो अच्छे होते हैं। बात कर रहे हैं ना, वो कौन है चुंबक? चुंबक देखिए, लोकसभा चुनाव तक राहुल गांधी वो चुंबक बन गए थे। जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, फिर भारत न्याय यात्रा की, और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव में नतीजे भी आए, वो चुंबक बन गए थे। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों ने उनके चुंबकत्व को कमजोर कर दिया है। वो एक समस्या है। अब चूंकि महाराष्ट्र में तो तीनों पार्टियां, अगर महाराष्ट्र मान लीजिए कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब होता और शिवसेना और एनसीपी, शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद पवार का अच्छा होता, तो कांग्रेस पर, अब वहां तो तीनों ही गड्ढे में चले गए, अघाड़ी के तीनों घटक गड्ढे में चले गए, तो इसलिए किस पे दोष दें? वहां तो ये समस्या हो गई। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, कांग्रेस की भी 6 सीटें आई, लेकिन वहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का वोट कांग्रेस को मिला, कांग्रेस का कार्यकर्ता जितना है। इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर से हम वापस आएंगे, क्योंकि मुकाबला में चर्चा जारी रहेगी। और सवाल यही है, क्या कांग्रेस को पूरी तरह अलग थलग करने की तैयारी चल रही है? अगर आपने संसद में देखा होगा, जो फ्लोर स्ट्रैटेजी है वो उससे साफ तौर पे दिख रहा है कि कुछ और पक रहा है इंडिया ब्लॉक में। एक छोटा सा ब्रेक और हम फिर वापस आएंगे। क्या ज्यादातर विपक्षी पार्टियों को लगने लगा है कि कांग्रेस उन लोगों को लीड नहीं कर सकती है? क्योंकि आज संसद में कुछ झलकियां इस तरह की दिखी कि जो समाजवादी पार्टी ने अपना प्रदर्शन अलग से किया और कांग्रेस का प्रदर्शन अलग से हुआ। तो इसीलिए मैं अब सिद्धार्थ यादव के पास आऊंगी। ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं, सपा का प्रदर्शन चल रहा था अलग से। उनका कहना था कि उनके जो इश्यूज हैं वो किसान
जो फार्मर्स कंसर्न्स हैं वो रेज होना चाहिए, और जो कांग्रेस का कंसर्न्स है वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। सिद्धार्थ यादव, ये तो भाजपा के लिए अच्छी खबर है कि जितना डिवाइडेड रहेगा ऑपोजिशन, आप लोग के लिए आसान रहेगा अब संसद चलाना। मारिया, मुझे पता है कि आज की डिबेट में शायद हमारी आवश्यकता कम है, पर कुछ आक्षेप मेरे पे लगे थे, उनका जवाब देना आवश्यक है। जी। देखिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि विपक्ष कमजोर रहे या डिवाइडेड रहे। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए। विपक्ष हमको भी हमारी जिम्मेदारी का एहसास समय समय पर करवाता रहे और देश में भी उनकी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करता रहे। पर अगर विपक्ष की एकता का कारण मात्र एक हो कि उनको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी का विरोध करना है, एकमात्र, कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई कॉमन कंसेंसस नहीं, देश के लिए कोई विजन नहीं, कोई उनको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं, एकमात्र बात कि कैसे हम सत्ता को पालें और नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार को हम हटा दें, तो वो विपक्ष का, एक मजबूर जिम्मेदार विपक्ष का कोई आधार नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो इंडिया अलायंस, ये बात तो हम शुरुआत से कहा करते थे मारिया जी, हमने तो पहले दिन कहा था, ऐसा कैसा कोई अलायंस हो सकता है जो ये कहे कि नहीं नहीं हम वैसे एक साथ हैं और वैसे एक साथ नहीं है, यहां हम एक साथ हैं और यहां हम एक साथ नहीं है, वैसे तो हम साथ बैठ के गलबैया करेंगे पर नीचे हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता एक दूसरे को गाली देने का काम करेंगे, वैसे तो बूथ पे हमारी लड़ाई हो रही है पर हमारा टॉप लीडरशिप एक साथ बैठा हुआ है। ये कोई अलायंस शुरुआत से था ही नहीं। पर आज जो इनकी सच्चाई सामने आ रही है, मैं तो फिर से शुभकामना सहित कहूंगा और आपके शो पे कहता हूं, विपक्ष अच्छा हो, मजबूत हो और जिम्मेदार हो। आप लोग एक साथ आइए, हमको कोई कठिनाई नहीं है। एक साथ आके भी आपने क्या किया वो भी देश की जनता ने देखा है। देश में जनता जनार्दन होती है और वो जिनको मैंडेट दे रही है, सत्ता की चाबी उनके पास रहेगी, जनता की सेवा का मौका उनको रहेगा। पर आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को कोई भी दल इन पूरे अलायंस के अंदर वो जब तक नहीं समझेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि इनका कोई भविष्य हो सकता है। सबकी स्थिति आज वही है, सब एक दूसरे को पीछे करने में लगे हुए हैं। अभी चर्चा चल रही थी, क्यों नहीं बुलाया हरियाणा के अंदर, क्यों नहीं उद्धव ठाकरे की सभाएं करवाई। कोई नहीं चाहता इनमें से कोई एक गठबंधन का घटक दल कि किसी की सभा वहां हो जाए। हरियाणा के अंदर तो हमने, हमारे शिवसेना टिंडे जी के गुट के, हमने वहां पर सभाएं करवाई, हमने उनकी बैठकें करवाई, हमने तो सबको इन्वाइट किया, पर ये लोग नहीं चाहते क्योंकि ये चाहते हैं कि किसी का भविष्य आगे बढ़े। एकनाथ शिंदे की सभा सीटें नहीं दी। हाँ, समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में सीटें तक नहीं दी। वो अबू आजमी कहते रह गए, अखिलेश यादव कहते रह गए, सीटें तक नहीं दी कांग्रेस ने। मतलब कांग्रेस क्या सारे हरियाणा में तो क्लेम भी नहीं था। अग्रवाल वाले इलाके समाजवादी पार्टी हरियाणा में हुई, हरियाणा में बिल्कुल। लेकिन पंकज शर्मा जी, अगर कांग्रेस जीत जाती तो वो कांग्रेस की जीत होती, कोई आपसे क्रेडिट तो नहीं ले लेता अगर आप उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी की रैली ऑर्गेनाइज कर देते और सपा को टिकट दे देते। कह रहा हूं ना कि कई कमियां हैं, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाल लेना कि राहुल गांधी का नेतृत्व असफल हो गया है, राहुल गांधी इंडिया समूह का नेतृत्व करने में असफल हो गए हैं, ऐसा नहीं है। छोटी मोटी कमियां हैं, मैं खुद कह रहा हूं, और उनको दूर किया जाना चाहिए। इससे बड़ी क्या होती? छोटी मोटी, अगर आप इसको छोटी मोटी बोलेंगे तो बड़ी क्या होगी? संयोजन से संबंधित छोटी मोटी कमियां रही हैं, लेकिन मेरा कहना है कि इंडिया समूह के बाकी राजनीतिक दलों ने भी क्या अपनी जिम्मेदारियों को जिस तरह पूरा करना चाहिए था किया। उनको भी तो अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि उनका समय समय पर इस तरह का रवैया रहा, समय समय पर उनकी कैसी भूमिका रही और इंडिया समूह की एकजुटता में उनका योगदान कितना रहा। चलिए, आपने साफ तौर पर ये कह दिया कि जिम्मेदारी बाकी लोग की है, कांग्रेस की खुद की जिम्मेदारी कुछ नहीं है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ यादव, पंकज शर्मा, जूही सिंह और सोफिया खान। हर्षवर्धन जी और विनोद अग्निहोत्री यहाँ पर स्टूडियो में जुड़े रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक और हम फिर वापस आते हैं। क्या ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कर सकती हैं? ये मैं डायरेक्ट सवाल पूछूंगी हर्षवर्धन जी से। हर्षवर्धन जी, क्या ममता बनर्जी कर सकती हैं या फिर आपको लगता है अखिलेश यादव बेस्ट सूटेड है? नहीं, मुझे लगता है कि जो ऑप्शन है उसमें शरद पवार सबसे बेहतर होते हैं, लेकिन उसका जिसको कहते हैं ना कि आप किसी के स्वास्थ्य और उसकी आयु दोनों देखते हैं, खास करके राजनीति में, तो अभी उसमें जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें सबसे बेहतर अखिलेश यादव मुझे देखते हैं। उसके पीछे वजह ये है कि वो अपना ईगो भुलाकर मायावती जी के पास चले गए, वो ईगो भुलाकर राहुल गांधी के पास चले आते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में उनको कांग्रेस ने निमंत्रण तक नहीं दिया था, वो पत्रकारों से कह रहे थे कि अच्छा व्हाट्सएप पे दिखा दो, फिर भी वो चले गए। ये सब मतलब आप राजनीति में बहुत क्वालिटी के तौर पर। ममता बनर्जी को आप सोचिए
कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट इन दोनों को वो अपने साथ थोड़ा भी रखने को तैयार नहीं है। और अगर कहीं कांग्रेस और कम्युनिस्ट कुछ थोड़ा सा बेहतर कर जाते तो हो सकता है कि मायावती जो आज कह रही हैं कि हम लगातार सत्ता में बने हुए, और अभी मैं उनको सोफिया को सुन रहा था, वो भूल जाती हैं, अरे भाई जयललिता जी रही, मायावती जी हैं, देश में बहुत ढेर सारे नेता हैं जो महिला नेत्री हैं, तो इसलिए ऐसा कहना कि सिर्फ ममता बनर्जी ये ठीक नहीं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर हम दिखाएंगे तस्वीर आप लोगों को संसद की, जहां पर साफ तौर पर इंडिया ब्लॉक बिखरी हुई दिखी। और संसद में आज दिखा समाजवादी पार्टी का अलग से विरोध प्रदर्शन। वहाँ पे आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के बदायूं के सांसद हैं धर्मेंद्र यादव और बाकी जितने सदस्य हैं, सब लोगों ने अलग से प्रदर्शन किया और वहीं पर कांग्रेस का प्रदर्शन अलग से हुआ। सो इंडिया ब्लॉक साथ में नहीं दिखी, सब लोगों ने अपने अपने इश्यूज़ को सेपरेटली उठाया। इसीलिए आज ये टॉपिक हम लोगों ने रेस किया था, ये पूछते हुए कि क्या इंडिया ब्लॉक अब कोहेसिव नहीं दिख रही है और क्या इसका नेतृत्व अब ममता बनर्जी या अखिलेश यादव को करना चाहिए। मुकाबला में बात यहीं तक, कल फिर से आएंगे और फिर एक नए इशू पे मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।